Hello guys, welcome to UPSC with Iraya. In this video, we are going to cover President, Vice President and Governor for sure. And I will also try to cover in the same video the topic of emergency and center-state relations. तो start करते हैं President से. तो इसके ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें बहुत सारे MCQs आए हैं जो मैंने इन द एंड ऑफ द वीडियो इसको डिस्कस करेंगे. ये लिख रखे हैं मैंने रफ एंड टफ, मतलब मेरे को ही पता है इनका मतलब क्या है, बट आई विल टेल यू. तो इसके बाद प्रेसिडेंट का टॉपिक करते ही एक बार इसका MCQs देखेंगे एंड शॉर्ट नोट से थोड़ा ओवरव्यू करके रिवाइज करेंगे. तो पहले डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि जो आर्टिकल 52 है उसमें ये लिखा हुआ है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि एक ही प्रेसिडेंट होना चाहिए. एंड हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, मतलब कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन है, ना कि लाइक जैसे रॉयल फैमिली का ब्रिटिश में क्वीन या किंग होता है. ऐसे नहीं है, हमारा इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है. सो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव. एंड जो प्रेसिडेंट है वो हर टाइम पे एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए. वो सीट नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड वैकेंट नहीं हो सकती, बिकॉज अगर हेड ऑफ द स्टेट की सीट वैकेंट होएगी तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका कोई हेड ही नहीं है. तो अगर प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो उसका मतलब इंडिया स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता. देयरफॉर इसकी जो आइदर हिमसेल्फ और समवन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट मस्ट बी देयर. जैसे इन केस अगर XYZ प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो तुरंत के तुरंत रूल है ये कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट. ये हम आगे पढ़ेंगे, मतलब नॉट इवन अ सिंगल सेकंड के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हेड ऑफ स्टेट ना हो हमारा. तो अब ये देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है. ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में पिछले 2-3 ईयर से थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने लग गए जो कि बच्चे गलत कर देते हैं. तो देखते हैं. तो जो अपनी नहीं सॉरी प्रेसिडेंशियल जो है वो USA का एग्जांपल लेके चलेंगे हम, एंड पार्लियामेंट्री अपनी है. तो प्रेसिडेंशियल वाले में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो डीजोरे एंड डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है. डीजोरे का मतलब एंड डी फैक्टो का मतलब क्या होता है. डीजोरे ये हुआ कि जो बाय लो, मान लो एक कोई डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा है कि बाय लो प्रेसिडेंट इस स्टेट का हेड होगा. एंड डी फैक्टो का मतलब होता है कि मे बी एक्चुअल में कुछ और हो. ठीक है, तो ये तो होगा कि रूल्स के हिसाब से. डीजूरे का मतलब कि रूल्स के हिसाब से क्या कहीं पे क्या रूल लिखा हुआ है. डी फैक्टो मतलब कि एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या वो वही हो रहा है कि नहीं. एक्चुअल प्रैक्टिस में भी डिफरेंट हो सकती है. तो जो USA में है जो प्रेसिडेंट डीजूरे भी है, मतलब उनका एक्चुअल में हेड ऑफ द स्टेट भी वही है एंड डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है. पर अपने इंडिया में क्या है, एवरीवन नोज कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स द्वारा रूल किए गए थे. तो काइंड ऑफ वी आर फैमिलियर विद दैट काइंड ऑफ सिस्टम. तो यहाँ पे जो अपना प्रेसिडेंट है वो डीजूरे हेड है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में PM इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड, कि नाम नाम का हेड है. एक्चुअल में पावर्स जो है, जो पावर्स सारी हेड ऑफ द स्टेट के लेवल की पावर्स जो सारे प्रैक्टिस करते हैं वो PM करता है. तो डी फैक्टो एंड डी जूरे में ये फर्क समझ में आना चाहिए. जो USA में है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के बीच में. हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव काफी फ्लेक्सिबल है, मतलब कि इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि स्टैंड ऑफ हो जाए. ठीक है, इनकी जो USA की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहेगी, क्योंकि काइंड ऑफ एक ही बंदे पे ऑलमोस्ट इतनी सारी पावर्स, तो डिसीजन मेकिंग काफी जल्दी होती है. डिसीजन मेकिंग इज स्विफ्ट एंड president and his executive are not dependent on legislature for their survival. पर इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है हमारी लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट है is more responsible because it continue to be in power as long as they enjoy the support of the legislature. यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या कह रहे हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस PM होगी. ये जो सारे हैं ये अपने सपोर्ट के लिए डिपेंड करते हैं लेजिस्लेचर में. जैसे ही इन्होंने यहाँ का कॉन्फिडेंस खो दिया तो गवर्नमेंट गिर सकती है. तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है एंड स्टेबिलिटी ज्यादा है. बट हमने प्रेफर किया कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, सॉरी हमने प्रेफर किया इंडिया वालों ने
कि हमें रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि हम पास्ट में एक मतलब रूल किया था ब्रिटिशर्स ने हमें, तो हमें काइंड ऑफ एक ट्रॉमा हो गया था कि इतनी ज़्यादा अथॉरिटी किसी एक बंदे के हाथ में नहीं देने हैं। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस यूज करना है कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे, कोई किसी को रोकने वाला हो हमेशा, ऑल द टाइम। जो टैलेंट है कैन बी इन्फ्यूज फ्रॉम द आउटसाइड प्रोवाइडिंग ओवरऑल ऑप्शंस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो अपने गवर्नमेंट में है, एग्जीक्यूटिव में बाहर से लोग ले सकते हैं, पर अपने में जो है टैलेंट पूल इज लिमिटेड टू द लेजिस्लेचर। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगर आपको कैबिनेट वगैरह में अपना कोई मिनिस्टर बनाना है, तो यू नो की कंडीशन होती है कि वो किसी न किसी पार्लियामेंट के आइदर हाउस का एक मेंबर बन जाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। ये हम जब पार्लियामेंट का टॉपिक करेंगे उसमें देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे डेडलॉक पॉसिबल नहीं है। अगर डेडलॉक हो जाता है तो एटलीस्ट जो नॉन इम्पोर्टेंट बिल्स हैं, मतलब मनी बिल वगैरह में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, बट जो नॉन इम्पोर्टेंट इतने मनी बिल लेवल के सिंपल ऑर्डिनरी कुछ बिल होगा तो उसमें जॉइंट सिटिंग करा के कर दिया जाता है। तो मतलब डेडलॉक यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेडलॉक होता है एंड डिसीजन मेकिंग हमारी स्लो है, बिकॉज क्योंकि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हमने पार्लियामेंट्री क्यों चूज करी कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी ओवर स्टेबिलिटी एंड फेमिलियर थे ब्रिटिश सिस्टम से। पावर हमने डिफ्यूज करके रखनी थी, किसी भी एक पर्सन के हाथ में इतनी पावर नहीं देनी थी। एंड इट इज मोर इंक्लूसिव इन नेचर बिकॉज पार्लियामेंट्रियंस कम फ्रॉम डाइवर्स सोसाइटीज। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है आर्टिकल 53। इसमें है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द जो यूनियन है, इट इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पीवाईक्यूज में पूछा गया था। फिर आर्टिकल जो 54 एंड 55 है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर है। ये हम थोड़ा आगे चल के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले इजी वाले देख लेते हैं। आर्टिकल 58 में दी गई है क्वालिफिकेशंस ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड नेचुरलाइज्ड भी हो सकता है। नेचुरलाइज्ड मतलब कि मे बी बर्थ से इंडियन सिटीजनशिप उसकी ना हो, एंड किसी मतलब सिटीजनशिप वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि बर्थ से सिटीजनशिप ना हो, पर लेकिन यहाँ पे रह रहकर उसको सिटीजनशिप मिल गई, तो उसे कहते हैं नेचुरलाइज्ड। तो हमारे यहाँ पे नेचुरलाइज्ड भी हो सकता है सिटीजन, वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है, बट यूएसए में ओनली द पर्सन शुड बी ओनली सिटीजन बाय बर्थ। वहां पे नेचुरलाइज सिटीजनशिप भी होगी तो भी वो अलाउड नहीं है। एंड ये नेचुरलाइज्ड वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, बस वहां पे लिखा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए उसके पास, एंड एटलीस्ट 35 ईयर्स का एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज मेंशन्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट मीन्स कि कोई मैक्सिमम एज नहीं है, कितना भी बड़ा एंड बूढ़ा प्रेसिडेंट बन सकता है। क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड हाउस ऑफ पीपल। तो ये लिखा गया है कि क्वालिफाइड, ये नहीं बोला कि मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि लोकसभा का मेंबर बन सके। ठीक है, ए प्रेसिडेंट शेल नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड नहीं करना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर्टिकल 102 में डिफाइन किया गया, बेयर एक्ट में से जाके पढ़ना जरूर। इट रेफर्स टू एनी ऑफिस दैट हैज नो पेक्यूनरी गेन्स अटैच्ड टू इट एंड एनी सच पोजीशन कैन इन्फ्लुएंस। क्योंकि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता तो मतलब इन्फ्लुएंस हो जाती ना, वर्किंग फेयर ना रहती। तो ये आर्टिकल 58 का था। फिर आता आर्टिकल 56। इसमें बोला है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, तो ये लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस 5 ईयर की टर्म है एंड कंटिन्यू टू होल्ड टिल सक्सेसर एंटर्स। इसका मतलब मैंने समझाया था कि एक भी सेकंड के लिए खाली नहीं रहनी चाहिए सीट। तो मान लो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन होने से पहले प्रेसिडेंट अपनी रिजाइन कर देगा जब उसकी टर्म पूरी होगी एंड फिर इलेक्शंस हो गए, फिर नया प्रेसिडेंट आएगा। इलेक्शंस पिछले प्रेसिडेंट के चलते चलते ही हो जाएंगे, एंड जब अगला प्रेसिडेंट टोटली सारा प्रोसीजर इलेक्ट हो चुका होगा वो, तब वो जाएगा एंड तुरंत नए वाला प्रेसिडेंट आ जाएगा। तो मतलब बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। एंड वैकेंसी के वेज क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकती है रेजिग्नेशन। अब रिजाइन कैसे कर सकता है अपना प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपनी रेजिग्नेशन दे सकता है एंड वो रेजिग्नेशन के बारे में ही हैज टू कम्युनिकेट इट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड दूसरा तरीका हो सकता है वैकेंसी का इम्पीचमेंट।
कि आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात करी गई है। तो इम्पीचमेंट का लॉजिक कि क्यों हो सकती है, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, वो है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, बहुत बार पीवाईक्यूज में रिपीट हुआ ये। ठीक है, तो रेजिग्नेशन के और भी वेज है कि अगर मर वर जाए या एब्सेंट हो, वो वाइस प्रेसिडेंट वाले केस में भी देखेंगे कि कैसे। तो रेजिग्नेशन के मेन वेज तो यही है। साथ में हम अपने आर्टिकल्स भी खोल लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आर्टिकल 56। तो ये है, टर्म हमने देख ली। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन अगर कर दे, मतलब अगर रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देके रिजाइन करना है, और वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इम्पीचमेंट हो सकती है। सक्सेसर जब तक आ जाए तब तक रहना है ऑफिस में, एंड कम्युनिकेट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर आते हैं हम आर्टिकल 57 पे। आर्टिकल 57 में बोला गया है कि क्या प्रेसिडेंट एक बार बनने के बाद री इलेक्ट हो सकता है, कितनी बार। तो कोई लिमिट नहीं है, ऐसे नो लिमिटेशन आर्टिकल में नहीं लिखा, आर्टिकल में लिखा है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो इसका मतलब हमने जो लिया है वो यही है कि कोई लिमिट नहीं है, एक प्रेसिडेंट कितनी भी बार दोबारा दोबारा इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएसए में क्या है, एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म के लिए बन सकता है, इवन कंसेक्यूटिव या फिर ब्रेक के बाद बस एक बंदा 2 ही बार बन सकता है। तो जो जो इंडिया में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही है जो 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं, बाकी सारे प्रेसिडेंट एक एक टर्म के लिए रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन नेवर बी वैकेंट, ये मैंने बता दिया था। एंड अब एक और चीज है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी सेड एज अ रबर स्टैम्प ऑन द फॉलोइंग बेसिस। रबर स्टैम्प मतलब कि कोई काम नहीं है, बस नॉमिनल है, तो वो उसका बेसिस क्या है। आर्टिकल 74 के क्लोज 1 में बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेनी है, अपना फ्री विल तो ज्यादा केसेस में लगा नहीं सकते हैं, तो रबर स्टैम्प भी हुआ। एंड 75(3) में बोला गया, एंड ये ऐड किया गया था, ये जो एड एंड एडवाइस वाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, ये पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है। 75(3) में बोला गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and not the president who is responsible to the people through their representative in the parliament। कि अगर कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट गिरनी है, तो उस पर ये नहीं कि अब सारे एक्शंस जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हैं ले तो रहे हैं प्रेसिडेंट के नाम में, तो बाद में बोलेगी प्रेसिडेंट को ही निकालो अगर हमने कोई गलती करी है। तो ऐसा नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है ना कि सारा काम ही जब ये लोग कर रहे हैं, बस नाम प्रेसिडेंट का है, तो अगर कुछ गलत होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे, ना कि प्रेसिडेंट। अब देखना है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्यों रखे थे, डायरेक्ट इलेक्शन अगर हम करते तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर आता एंड डेडलॉक आता कि एक पीएम भी इलेक्टेड है एंड एक प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्टेड है, तो किसकी ज्यादा पावर होनी चाहिए, फिर तो डेडलॉक आ जाता। तो ये हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन रख लिया, एंड टू मेक द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ए पॉलिटिकल इन नेचर, इसके लिए भी। तो अब इसका इलेक्टोरल कॉलेज डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 54 एंड 55 में ये चीजें दी गई हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है अपने प्रेसिडेंट का, तो कौन उनको इलेक्ट करेगा, क्योंकि आम जनता डायरेक्टली तो इलेक्ट कर नहीं रही है। तो इलेक्टोरल कॉलेज को कहते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टोरल कॉलेज क्या दिया है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, elected members of state legislative assembly and elected members of पुडुचेरी and Delhi legislative assembly। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। तो अब एमएलए क्यों नहीं इंक्लूडेड करे गए, ये वैसे मेंस का है कि वही बात है कि एमएलए इंक्लूडेड है, एमएलसीज मतलब कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट क्यों नहीं इंक्लूडेड है, कि सबकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है सारे स्टेट्स की। अगर मान लो एमएलसीज को इंक्लूड करते हम इलेक्शन में, तो जिन स्टेट्स के पास
लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनको वोट करने में एज ना मिल जाती, कुछ स्टेट के पास तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो सिंपल सा रीजन है, इस करके ये नहीं इंक्लूडेड है। एंड who are not the part of electoral college, मैंने बताया nominated, and legislative council के member are not the part of electoral college। अब आर्टिकल 55 में, एंड ये 54 55 मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था कि 54 किससे रिलेटेड है, 55 मतलब 54 का आया हुआ था, तो रफ आइडिया रखना है कि 54 एंड 55 आर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ द इलेक्शन, इसमें बोला गया है कि हम प्रोवाइड करेंगे यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि अब सारे स्टेट्स की पॉपुलेशन अलग है, उनकी सीट्स अलग है, एमएलएज की, एमपीज अलग है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाएं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा ना हो कि किसी स्टेट को पॉपुलेशन के चक्कर में या किसी भी चक्कर में एज ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने की कोशिश करेंगे। फिर आता है 55(2) में कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए क्या है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि एक स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलएस इनटू 1/1000। अब इसको एक्चुअल में 1/1000 को कैसे लिखा गया है, लैंग्वेज देख लो कि क्वोशंट ऑफ 1000 ऐसे कुछ लिखा है 55, हाँ, तो ऐसे लिखा है एवरी elected member of the legislative assembly of the state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient। तो ये समझ रहे हो, क्वोशंट मतलब डिनोमिनेटर में 1000 इन दी क्वोशंट, तो एज इट इज वर्बेटिम लाइन आती है, तो ये मत समझ लेना कि क्वोशंट क्या होता है और गलत करके आ जाओ, क्योंकि हमें तो ये बताया था 1/1000 है, तो एक्ट इस करके बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एमएलए की वोट की वैल्यू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ एमएलए अपॉन 1000। अब वैल्यू ऑफ एमपी क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, मतलब कि मान लो एक स्टेट के स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इसमें एमएलए 3 है, मतलब एज्यूम कर रही हूँ, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इनकी जो जो वोट की वैल्यू निकली उन सारों को ऐड करके अपोन में टोटल नंबर ऑफ एमपीज करेंगे, तो ये आ जाएगी एमपी के वोट की वैल्यू। अब इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो पॉपुलेशन है इट विल बी बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1971। रीजन क्या है कि 1971 के बाद जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन में काफी डिक्लाइन कर लिया था मेजर्स लेके, बट नॉर्दर्न स्टेट का बहुत पॉपुलेशन बूम देखा गया है, तो ऐसे तो नॉर्दर्न स्टेट्स को एज मिल जाती, तो इस करके हम आज तक, जो कि ये लागू रहेगा 2026 तक, जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता, 1971 के सेंसस में जो जो स्टेट की पॉपुलेशन है वही यूज करेंगे। रीजन मैंने बता दिया कि नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई थी, बट सदर्न स्टेट्स ने जब एक अच्छी चीज करी अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करके, तो उनको डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए। एंड ये पूछा गया था कि पॉपुलेशन कौन से साल की, कौन से सेंसस की यूज कर रहे हैं पीवाईक्यू में। फिर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी आ गया, एंड ये है 55(3) में कि इट विल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस बाय सीक्रेट बैलेट। तो अब ये इलेक्शन मेथड्स है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि मेजोरिटी जिसको मिली वो बन गया, कि जिसके भी मान लो 100 में से 100 वोट्स हैं, अगर मान लो किसी को 60 मिल गए एंड दूसरे को 40 मिले, तो 60 वाला बन गया, सिंपल, एक सीट के लिए। और मान लो अगर 3 बंदे खड़े हैं तो उसमें एक को 40 मिल गई एंड दूसरे को 30 मिल गई। अब बेशक 50% से ज्यादा नहीं है, पर लेकिन सबसे ज्यादा वोट इसको मिले हैं तो यही बन जाएगा। बेशक 60 वोट्स इसके अगेंस्ट है, बस सबसे ज्यादा जिसको मिले उसको कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। हाँ, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ट्रिकी होता है, एक्चुअल में हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इतना यूज नहीं होता।
ऑल्टरनेटिव सिस्टम यूज होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि जो मतलब अगर मान लो 2 सीट्स के लिए लड़ना है तो यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका हमें इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बस ये समझ लो कि ये मिस नोमर है, एक्चुअल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। काइंड ऑफ हम जो है ऑल्टरनेटिव सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार जस्ट मैं बता देती हूँ इसकी सिंपल रिप्रेजेंट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। इसमें चॉइसेस होंगी। मान लो 5 बंदे खड़े हुए हैं तो सबको जो स्लिप मिलेगी वोट करने की उसमें 5 ऐसे बक्से बने होंगे। तो हमने उनको प्रेफरेंस देनी है कि मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये वाला बंदा बन जाए प्रेसिडेंट। अगर ये ना बने तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस अगर ये दोनों नहीं बने तो थर्ड मेरी ये है, फोर्थ मेरी ये है, फिफ्थ मेरी ये है। ऐसे ऐसे करके जिसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सब सब में से जिस बंदे को कम मिलेगी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये बड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, करने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना पता है कि एक्चुअल में हमारा ये यूज नहीं होता है। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यही मैंने समझाया कि यही होता है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 में दी गई है एंड ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। पीवाईक्यू में एज अ वर्बेटिम की ये वर्ड्स यूज करे गए ये नहीं पूछा, उसमें लिखा था फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब एक्चुअल में फेथ एंड एलिजेंस नहीं लिखा, बट जो सारे ऑप्शंस दिए गए थे 4 मैच दी फॉलोइंग में, उनके हिसाब से फेथ एंड एलिजेंस ही मैच हो रहा था प्रेसिडेंट का। दिखाऊंगी मैं, मतलब क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी बट इतना पूछा हुआ था। एक्चुअल में ये लिखा गया है कि सीजीआई एडमिनिस्टर करेगा ओथ, अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेगा। एंड क्या ओथ लेता है प्रेसिडेंट? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई। तो एक्चुअल में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बट जो उस वाले एमसीक्यू में आप देखोगे जाकर के, कौन सा ईयर मैं बता दूंगी आपको, उसमें फेथ एंड एलिजेंस हमें मैच करना पड़ा था क्योंकि सबसे नियरेस्ट ऑप्शन वही था इस चीज के। फिर आता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 61 में है ये। अब इसमें ये शॉर्ट नोट से करते हैं, ज्यादा सही से समझ में आएगा। इम्पीचमेंट, हाँ, जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है आर्टिकल 61 में, तो इसमें क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज यही होना चाहिए जो हम पहले बता चुके हैं कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही हटा सकते हैं हम। हाँ, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही हटा सकते हैं और कोई रीजन नहीं होना चाहिए। एंड क्या ये वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या एक्चुअल में मतलब क्या वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा, बस लिखा हुआ है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हटा सकते हैं। दूसरा कि अब पार्लियामेंट रिमूव कैसे करेगा, पूरा इसका प्रोसीजर क्या है। आइदर ऑफ द हाउस कैन इनिशिएट, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस में इसका इनिशिएशन हो सकता है। एंड प्रपोजल मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब मान लो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस में इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो इनिशिएशन के लिए भी 1/4 मेंबर्स जब साइन करेंगे ना, तब जाकर के इनिशिएट होगा। एंड फिर ये साइन करने के बाद 14 डेज का नोटिस देना है प्रेसिडेंट को कि देखो हम आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। 14 डेज के बाद आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस की वोटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। एंड फिर जब एक हाउस में वोट करेंगे तो 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप शुड पास द रेजोल्यूशन। ठीक है, जब एक हाउस पास कर देगा फिर अदर हाउस क्या है, इन्वेस्टिगेट करेगा, जो चार्जेस वगैरह जो भी लगाए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर किसी और को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहेगा। एंड इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। फिर ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बाद ये भी वोटिंग करेंगे एंड इसमें भी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप वोट करेगी। एंड जब ये दोनों हाउस पास कर देंगे प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड। ठीक है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे? इम्पीचमेंट प्रोसेस में जो इलेक्टोरल कॉलेज तो नहीं बोल सकते, मतलब जो भी मेंबर्स इम्पीच करेंगे उसमें ये लिखा है आर्टिकल 61 में, दिखा देती हूँ।
ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल मेंबर्स, सच रिजोल्यूशन। बस पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है, प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस। ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बस इन शॉर्ट अब यहाँ पे इसमें मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। यही है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्यों है, क्योंकि ये लिखा गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हो सकता है। तो यहाँ पे आइदर हाउस लिख दिया है। अब इसका मतलब ये होगा कि लोकसभा के सारे मेंबर्स एंड राज्यसभा के सारे मेंबर्स मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्ट नहीं करती है, मतलब कि एमएलएज प्रेसिडेंट को इलेक्ट तो करते हैं बट लेकिन उसको हटा नहीं सकते। एंड अभी तक अपने इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। एमएलएज डोंट पार्टिसिपेट। तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस मैंने करा दिया आर्टिकल 61। जस्ट एक बार देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया। रिमूव एनी हाउस कैन इनिशिएट 2/3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय nominated members of the parliament also participate in removal। ये सारा हो गया। and no president is impeached yet। ये एमसीक्यू में पूछा गया था कि मतलब ये इम्पीचमेंट से रिलेटेड नहीं है बट मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है तो अभी कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। तो दो चीजें थी जिसमें मतलब एमसीक्यू में मैंने एक में गलती की थी। ये है चॉइस ऑफ पीएम तो मैंने सही किया था। तो अगर मान लो जो मेजोरिटी इलेक्टेड पार्टी होती है उसका मतलब कन्वेंशन है कि उस मेजोरिटी वाली पार्टी का हेड को पीएम बनाना है, बट देखा जाए कहीं पे लिखा नहीं है कि हेड ही पीएम बनाना है, हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो चॉइस ऑफ पीएम में वैसे तो उसकी डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं कि मतलब बाउंड नहीं है। एंड दूसरा था डिसाइडिंग क्वेश्चन वेदर द एलएस मेंबर हैज बिकम डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। अब ये मैंने गलत क्यों किया था, क्योंकि मुझे एंटी डिफेक्शन लॉ बार बार याद आ रहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का तो स्पीकर फाइनल करता है, फाइनल डिसीजन स्पीकर का होता है। तो मैंने ये भी गलत कर दिया, तो ये गलती तुम मत करना। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसमें तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होएगा, बट अदर देन एंटी डिफेक्शन अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात है तो उसमें प्रेसिडेंट जो है उसका डिसीजन फाइनल होगा, प्रेसिडेंट उसमें डिसाइड करता है। तो दो काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, एक एंटी डिफेक्शन लॉ वाली एंड एक अदर देन एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन स्पीकर एंड अदर्स बाय प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आर्टिकल 59 कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। अब इसकी कंडीशन क्या है कि शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी दोनों चीजों में से किसी का भी मेंबर होता है तो जैसे ही वो बंदा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो इधर से स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की सीट खाली ऑटोमेटिक मानी जाएगी, कर दी खाली। It should not the president shall not hold any other office of profit, sorry। फिर president shall be entitled without payment of rent to the use of his official residence and shall also be entitled to such emoluments, allowances, privileges determined by the parliament। and जब तक ये determine नहीं करते जो second schedule में दे रखा है वो follow कर लो। तो क्या है कि जो अपना राष्ट्रपति भवन होता है तो वो बिना पेमेंट के रहने के लिए उनको मिलेगा प्रेसिडेंट बनते ही। एंड जो एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस है ड्यूरिंग द टर्म उनको डिमिनिश नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस दी गई है इस आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 59 में। फिर आर्टिकल 62 आता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, कि अगर कोई वैकेंसी आ जाती है तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में तो इलेक्शन कब हेल्ड करना है एंड जो वैकेंसी की वजह से इलेक्शन हेल्ड हुआ है तो उस बंदे की टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगी। तो अब वैकेंसी के यहाँ पे दो रीजंस दिए गए हैं, एंड ऑफ टर्म कि एक्चुअल में 5 साल हो गए तो अब दूसरा करना ही करना है इलेक्शन, एक रीजन ही होगा। एंड दूसरा रीजन होगा कैजुअल वैकेंसीज। ये कैजुअल वैकेंसीज क्या होती हैं,
पहले ये देख लेते हैं कि एंड ऑफ टर्म में यही है कि अब अगर मान लो कोई 5 साल अपने पूरे कर रहा है तो पता ही चल जाएगा भाई इतने टाइम में 5 साल होने वाले हैं, तो उस 5 साल के पूरे होने से पहले ही, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से पहले ही द प्रेसिडेंट के इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब आती है कैजुअल वैकेंसीज वाली कि कैजुअल वैकेंसी क्या हो सकती है। मान लो अनप्रेसिडेंटेड डेथ होगी, रिजाइन कर दिया किसी रीजन की वजह से, इम्पीच हो गए, ठीक है, या अदरवाइज, तो इन केसेस में, अब ये तो सारी चीजें सडन होगी ना, हमें पहले से थोड़ी पता है। इन केसेस में जैसे ही वैकेंट हुई, उस वैकेंसी के इन नो केस लेटर देन 6 मंथ, मतलब वैकेंसी मान लो आज हुई, फेब के किसी उसमें हुई, तो 6 महीने बाद, दैट इज जुलाई में, जुलाई के एंड से पहले पहले 6 महीने के अंदर तक नेक्स्ट इलेक्शंस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेना है। एंड जब तक वो इलेक्शन नहीं होता तो उसमें ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। सो ये द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी एंड द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। एंड जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, मान लो एज्यूम कर लो कि 5 साल की होती है वैसे तो टर्म, पर लेकिन 3rd ईयर में आकर के रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, किसी ने किसी भी रीजन की वजह से, तो बची तो अब 2 साल है। तो जो नया प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 साल तक नहीं रहेगा, वो नया प्रेसिडेंट अपनी पूरी टर्म, जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो 5 साल के लिए रहेगा। तो बेसिकली ये होगा कि पिछले वाला 3 साल करके गया, अब नए वाला 5 साल ही करेगा, ना कि 2 साल के लिए। एंड प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट, अब इसमें 1969 में कि इन दी एब्सेंस, ये एक्ट दिया गया है कि इन दी एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर मतलब वैसे तो अगर अनप्रेसिडेंटेड होती है तो बताया कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट बन जाएगा, बट इन केस मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है उस टाइम पे, तो सीजीआई विल एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सीजीआई, अगर सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा प्रेसिडेंट। तो देख रहे हो कितना बैकअप का भी बैकअप बनाया हुआ है, इतनी इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ द स्टेट की सीट भरी होनी, खाली रख ही नहीं सकते कि प्रेसिडेंट नहीं है तो भाई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ये नहीं है तो भाई सीजीआई बनेगा, ये भी नहीं है तो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा। बैकअप के भी बैकअप, भाई कमाल कर दिया। तो 1969 में जो है जस्टिस हिदायतुल्ला जो है वो बने थे जस्टिस, मतलब समझ रहे हो कि व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट डाइड, तो मतलब कि वहां पे शायद प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, प्रेसिडेंट तो डेथ हो ही गई थी, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होगा, तो जस्टिस हिदायतुल्ला 1969 में बने थे। फिर आता है आर्टिकल 361, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स एंड राज प्रमुख। इसमें ये है कि नो एक्शन कैन बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट, अगर मान लो प्रेसिडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज से कोई भी एक्शन लिया है इन द नेम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, तो उसको कोर्ट में आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। बाय चांस कंसेप्चुअली इसका एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, तो ये हमने याद रखना है। आर्टिकल 361 जो प्रोटेक्शन दी गई है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की। तो 361 में एक्चुअल में क्या लिखा है कि इम्यूनिटी मिली हुई है 361 में किस चीज की, कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी फॉर ऑफिशियल और पर्सनल एक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, अनटिल द प्रेसिडेंट इन ऑफिस, मतलब कि प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में है उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम इन ऑफिशियल और पर्सनल वे, चाहे वो प्रेसिडेंट बनने से पहले ही कोई क्राइम किया हो या फिर ऑफिस में बैठे बैठे कोई क्राइम किया हो, तो भी नहीं हो सकती। एक्चुअल में ये लाइन में पढ़ाऊंगी कहीं पे। एंड नो सिविल प्रोसीडिंग फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, और सिविल प्रोसीडिंग ऑफिशियल एक्ट्स के लिए तो हो ही नहीं सकती, पर्सनल एक्ट्स के लिए हो सकती है। कंडीशन क्या है कि 2 महीने से ज्यादा या 2 महीने, मतलब विद नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 2 months, नो अदर ऑफिस ऑफ प्रोफिस कैन बी हेल्ड बाय प्रेसिडेंट। तो अब इसमें रीजन क्या है, दोबारा से एक बार शॉर्ट नोट्स में से देखते हैं, इसमें से काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। हाँ, राज प्रमुख वाला कि एक्शन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इंक्वायर कर नहीं सकते कोर्ट में, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 होगी।
कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी फॉर ऑफिशियल और पर्सनल एक्ट्स अंटिल इन ऑफिस, चाहे पहले करे हो चाहे बाद में करे हो प्रेसिडेंट बनने के। एंड सिविल प्रोसीडिंग ऑफिशियल एक्ट्स के लिए तो हो ही नहीं सकती, पर्सनल एक्ट्स के लिए सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है। मान लो कोई जमीन का केस हो प्रेसिडेंट बनने से पहले या बीच में चल गया, वो हो सकती है, परंतु चाहे वो बिफोर हो या आफ्टर हो, बट विदाउट नोटिस ऑफ 2 मंथ्स के नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको कोई सिविल प्रोसीडिंग करनी है, वो 2 मंथ के नोटिस से पहले नहीं कर सकते। 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको ऐसे ऐसे प्रोसीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये रहा प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर राज प्रमुख। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर राज प्रमुख shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers duties of his office for any act done purporting to be done by him in exercise and performance of these powers and duties, provided that the conduct of the president may be brought under review। ये अपना आप पढ़ लेना, सीधा ये पढ़ते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं सकती, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ओनली। प्रेसिडेंट हटते ही वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगी ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि इसने किसी प्रेसिडेंट ने मर्डर कर दिया तो बस एक बार प्रेसिडेंट बन गया, तो प्रेसिडेंट ना होने के बावजूद भी नहीं, बस ऑफिस के टाइम पे नहीं कर सकते। इसका लॉजिक पता क्या है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये ब्रिटिश में एक कहावत है कि जो किंग होता है वो कुछ गलत नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो भी हेड ऑफ द स्टेट है। अगर इसने ही कुछ गलत कर दिया तो हमारा पूरा इंडिया ही गलत होगा ना, इस करके ये रूल बनाया है। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज ऑफिस। ऑफिस की टर्म के दौरान कोई अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। सिविल प्रोसीडिंग इन विच relief is claimed against the president governor shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act or done purporting to done by him in personal capacity, whether before or after he entered upon his office as president and governor of the state until the expiration of 2 months notice in writing। देना पड़ेगा आपको। तो ये होगी इम्यूनिटी। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस कैसे मेंटेन करी हुई है, प्रेसिडेंट के ऑफिस की इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करी है। फिक्स टेन्योर है। इम्पीचमेंट बहुत डिफिकल्ट बनाई हुई है। ये नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट ने थोड़ी सी अपनी इंटेग्रिटी दिखा दी तो उसी टाइम निकाल दिया, तो इम्पीचमेंट मुश्किल बनाई है। जुडिशियल इम्यूनिटी दी गई है 361 में। एंड नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं कर सकता है ताकि फेयरली अपनी काम कर सके। एमोल्यूमेंट्स पार्लियामेंट ने फिक्स करे हैं एंड ड्यूरिंग द टर्म वो डिमिनिश नहीं हो सकते। सैलरी इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज वोटिंग नहीं हो सकती इस पे पार्लियामेंट में। तो ये सारे रीजंस है। ये कंसेप्चुअल हो गया, आ सकता है एमसीक्यू में, अभी तक तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आया शायद। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब ये हमने देखनी है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये थोड़ी ही हैं। implicitly given in article 53 and 73। 53 आर्टिकल में क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो सारे एक्शंस है वो प्रेसिडेंट के नेम में करेंगे। एंड 73 में है द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट वगैरह के नाम पे ही होता है सब कुछ। फिर सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। आर्टिकल 77 में बोला गया रूल मेकिंग पावर। ये रूल मेकिंग पावर क्या है कि फॉर द कन्वीनियंट बिजनेस कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसके लिए जो रूल्स बनाएगा वो प्रेसिडेंट बनाएगा। एक बार आर्टिकल 77 देख लेते हैं। आर्टिकल 77 the conduct of the business of the government, तो all the executive actions should be taken in the name of the president and other instruments made वगैरह वगैरह। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यूज में पूछा हुआ है। द प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स
for more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among the ministers of the said business। तो ये याद रखना है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में एग्जैक्ट दी गई है। आई थिंक PYQs में पूछा हुआ। एंड देन नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंड गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही ऑफिस में बैठते हैं। कैग को जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, यूपीएससी मेंबर्स, अटॉर्नी जनरल, इन सबको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मिलिट्री पावर क्या है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड जो वॉर डिक्लेरेशन होगी वो प्रेसिडेंट करेगा। मतलब ऑब्वियसली डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगी बट इट विल बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट ही बोल सकते हैं ना कि हम नाउ वी आर गोइंग ऑन अ वॉर, डिक्लेयरिंग अ वॉर। डिप्लोमेटिक पावर्स है, ट्रीटीज जो भी होंगी, इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगी वो उन्हीं के नेम में होगी। देखो सारा जो काम है डॉक्यूमेंट वो सारा प्रेसिडेंट के नाम पे होगा क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है वो। जुडिशियल पावर है, पार्डन्स इशू करते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 85 में बात हुई है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो दो चीज है, एक प्रोरोगेशन एंड एक एडजर्नमेंट। इन दोनों का डिफरेंस वैसे पार्लियामेंट वाले टॉपिक में करना है बट वैसे अभी के लिए शॉर्ट में बता रही हूँ कि मान लो पार्लियामेंट का एक सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन मान लो एक हफ्ते का हुआ, तो फर्स्ट डे एंड 7th डे। तो फर्स्ट सेशन के जो फर्स्ट डे पे है वो प्रेसिडेंट समन करेगा उनको, एंड जो 7th डे बिल्कुल फाइनल कि चलो ये वाला सेशन जो है हमारा खत्म हो गया, ये भी प्रेसिडेंट खत्म करेगा। जो बीच में पर डे 2nd, 3rd, 4th जो शाम को लाइक छुट्टी करते हैं वो एडजर्नमेंट जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। ठीक है, दोनों हाउस के अलग अलग प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। तो ये जो एंड वाला जो है कि बिल्कुल सेशन खत्म करना उसको कहते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड जो बीच के होते हैं एडजर्नमेंट, की एडजर्नमेंट जो है वो एक सिटिंग खत्म करता है तो वो एडजर्नमेंट कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रोरोगेशन करता है एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अगर करनी है, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो उनका लोकसभा में। एंड जो पार्लियामेंट के सेशन होंगे तो उसके लिए ऑफिशियली जो है मेंबर्स को समन करना पड़ता है, तो वो समन करने का काम भी प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट शेल समन ईच हाउस। एंड जो है कि दो सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा टाइम इंटरवेन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करें तो मिनिमम 2 सिटिंग तो हमारे पार्लियामेंट की होनी ही होनी चाहिए। तो लास्ट सिटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन, इनके बीच में 6 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। प्रोरोग का मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट करता है। डिसोल्व अगर पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी प्रेसिडेंट करता है। समन करता है प्रेसिडेंट। एंड एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। एडजर्नमेंट साइने डाई क्या होती है कि नो डेट फिक्स, ये पार्लियामेंट में करेंगे आराम से। फिर आता है आर्टिकल 86, इसमें है राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। इसमें इतना ज्यादा डिटेल में समझने को कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज से फेमिलियर होना है कि अगर एमसीक्यू में आता है कि ये चीज क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है तो वहां पे आप टिक करने के काबिल हो। तो फर्स्ट में क्या बोले हैं कि एड्रेस कर सकता है प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, या फिर बोथ हाउसेस को अलग अलग भी कर सकता है, टुगेदर भी कर सकता है। एंड उसके लिए अटेंडेंस रिक्वायर होगी। मतलब कि एड्रेस करना क्या होता है, बस जो मान लो सेशन हुआ पार्लियामेंट का तो उसकी जो फर्स्ट स्पीच होगी तो वो प्रेसिडेंट देगा तो उसको एड्रेसिंग द पार्लियामेंट कहते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन कॉल अ स्पेशल सेशन ऑफ आइदर हाउस का अलग अलग से कर सकते हैं और ज्वाइंट भी कर सकते हैं। एंड दूसरा है कि सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस वेदर द बिल, मतलब अगर बिल के रिगार्डिंग कोई मैसेज सेंड करना है किसी भी हाउस में तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है। और या फिर किसी काम से किसी भी मैटर रिक्वायर से है तो वो प्रेसिडेंट मैसेज सेंड कर सकता है। बस बेसिकली ये है कि सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस, ये फैमिलियर हो गए। अगर एमसीक्यू में आएगा तो टिक करके आना है। एंड जो ये है प्रेसिडेंट एड्रेस करता है वो 2 जगहों पे करता है। ये देखो स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 87 में दिया है। 2 ओकेजन्स पे स्पेशल एड्रेस होएगा, एक तो फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर,
तो जो फर्स्ट सेशन होगा हर साल पार्लियामेंट का, उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा ही करेगा, एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन। अब बीच में और भी सेशंस हों, उसमें मर्जी है प्रेसिडेंट को, अगर कुछ अपना व्यू पॉइंट या कुछ भी करना है तो कर सकता है, बट ये स्पेशल सेशंस तो पक्का करेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ही दिया हुआ है। And shall address both the houses assembled together and inform the parliament of causes of its summon। तो जो ये स्पेशल एड्रेस होगा फर्स्ट सेशन एंड जनरल सेशन में, दोनों हाउसेस को इकट्ठे बुला करके किया जाएगा। दूसरी, आर्टिकल 80 में दी गई है नॉमिनेशन पावर्स। आर्टिकल 80 में, ये 87 का नहीं है, यहाँ से दूसरा आर्टिकल स्टार्ट होता है। आर्टिकल 80 में दी गई है नॉमिनेशन पावर्स कि राज्यसभा में 12 पर्सन नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, एंड पहले 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में भी नॉमिनेट करने की वो थी एक प्रोविजन, बट दिस प्रोविजन वाज एक्सपायर्ड थ्रू दी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2019। तो ये याद रखना, PYQs में आ चुका है ये। लेइंग ऑफ द रिपोर्ट्स इन द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट कॉजेज द रिपोर्ट्स टू बी लेड। कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है प्रेसिडेंट कॉज करता है? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं, यूपीएससी की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, और होती हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड वगैरह वगैरह। ये वाला पूछा गया था PYQs में। प्रीवियस असेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू अ लेजिस्लेशन, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें लेजिस्लेशन को इनिशिएट करने से पहले ही प्रेसिडेंट का असेंट लिया जाता है? वो है अगर कोई भी बिल रिलेटेड हो आर्टिकल 3 से, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का बिल हो, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल ए टाइप, नॉट द बी टाइप, ये हम पार्लियामेंट के उसमें करेंगे जब बिल्स करेंगे, एंड बिल पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड। ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों में previous assent of president is necessary। फिर आता है आर्टिकल 111 assent to the bills। तो जो अपने पास मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो तो है किसी न किसी अलग नाम के अंडर। इसका आर्टिकल देखते हैं कि एक्चुअल लैंग्वेज का यूज की गई है। असेंट टू द बिल्स, इसकी लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं फिर समझाऊंगी। व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और दैट ही विदहोल्ड्स असेंट देयर फ्रॉम, कि या तो अगर कोई बिल आता है तो या तो उसको असेंट दे दिया जाएगा या फिर असेंट विदहोल्ड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent return the bill, if not a money bill, to the houses with a message requesting that they should reconsider the bill. Any specific provision thereof will consider desirability, returned houses shall reconsider। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मनी बिल है तो असेंट देना ही पड़ेगा, अगर उसके अलावा कोई ऐसा बिल है कि उसमें प्रेसिडेंट ये कर सकता है कि वो बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और अगर रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा आ जाता है द हाउसेस शैल रिकंसिडर द बिल विद और विदाउट द अमेंडमेंट, और अगर बिल दोबारा पास हो जाता है विद और विदाउट द अमेंडमेंट, मतलब दोबारा से रिकंसिडरेशन के बाद, देन द प्रेसिडेंट शैल नॉट विदहोल्ड द असेंट देयर फ्रॉम। अगर दोबारा रिकंसिडरेशन के आता है तो असेंट देना ही देना पड़ेगा। तो अब ये इनके नाम नहीं लिखे गए हैं, बट वेरियस प्रोविजंस के थ्रू देखा गया है कि इस नाम की प्रोविजंस ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करी जा सकती है। तो वो क्या है? एब्सोल्यूट वीटो होती है कि बिल्कुल मना कर दिया। अब ये सिर्फ एक ही स्पेशल सर्कमस्टांस में यूज कर सकता है अपना प्रेसिडेंट, कि जब प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, मान लो 5 ईयर की टर्म थी, उन्होंने एक बिल पास किया बिल्कुल एंड में, एंड दोनों हाउसेज में पास हो गया, बस प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया हुआ था, प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया और उससे पहले ही दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। तो अब जो दूसरी गवर्नमेंट है ऑब्वियसली वो पिछली गवर्नमेंट का कोई बिल क्यों पास होने देगी, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि इसको रिजेक्ट कर दो, तो उसमें एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई रिकंसिडरेशन वाला रोल नहीं होता उसमें। सिर्फ एक ही केस है जिसमें एब्सोल्यूट वीटो हो सकती है। सस्पेंसिव वीटो मतलब कि इसका मेन लॉजिक ये है कि कुछ टाइम के लिए स्टॉल करना, कि प्लीज एक बार रिकंसीडर कर लो, तो रिकंसीडर के लिए एक बार भेज सकते हैं, अवेलेबल ओनली वंस। एंड अगर ये देखो आर्टिकल 11 हमने पढ़ा अभी,
कि बाउंड टू गिव असेंट द सेकेंड टाइम द बिल इज सेंड टू हिम। तो ये वाली जो प्रोविजन है ये ऐड करी गई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। रिकंसिडरेशन के बाद जो बिल आता है उसको पक्का असेंट देना है, ये 44th वाले सीए में ऐड की गई थी। एंड ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है कि ये प्रोविजन कौन सी अमेंडमेंट से ऐड की थी। पॉकेट वीटो होता है कि कोई बिल आया उस पे असेंट ही नहीं दे रहे हैं, मतलब कुछ हाँ या ना कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं कि हाँ अपनी जेब में रख के भूल गए। ये पॉकेट वीटो कहाँ से आती है, क्योंकि आर्टिकल 1(1) में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो आपने दिस टाइम के अंदर अंदर असेंट देना ही देना है, मतलब असेंट देना है या रिजेक्ट करना है। कोई टाइम नहीं लिखा है, तो टाइम नहीं लिखा है तो अनलिमिटेड टाइम के, इनफाइनाइट टाइम के लिए वो बिल अपने पास रख सकते हैं बिना कोई जवाब दिए। तो ये पॉकेट वीटो हो गया। अगर ये ऐसे रखते हैं तो बिल बस दोबारा ही बना के भेजना पड़ेगा। इसको कितनी बार भी पॉकेट में रखो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर बन जाएगा, बट थ्योरेटिकली तो कितनी बार भी कर सकते हैं। अब एक क्वालिफाइड वीटो होती है, ये इंडिया में नहीं है, जस्ट फॉर द कंसेप्ट लिखी हुई है नोट्स में कि इंडिया में यूज नहीं होती है। ये यूएस में यूज होती है कि अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जिससे प्रेसिडेंट अग्री नहीं कर रहा है वहां का, तो वो एक मेजोरिटी स्पेसिफाई कर देगा। पहले मान लो अब वो 2/3 मेजोरिटी से आया हो, ठीक है, तो उसके बाद मे बी कुछ और की 80% मेजोरिटी जब होगी ना तो मैं इसको असेंट दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो एक मेजोरिटी स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस मेजोरिटी से दोबारा पास करके आओ, फिर मैं असेंट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो दी गई है आर्टिकल 1 to 3 में। वेरी इजी, आर्टिकल 1 to 3 में प्रेसिडेंट की दी है एंड 213 में गवर्नर की दी है। तो ऑर्डिनेंस का क्या सीन है, चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 5 में दी गई है बिल्कुल अलग से। तो इट डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। रिसेस मतलब कि जब पार्लियामेंट सिटिंग में नहीं हो या फिर दोनों हाउसेस सिटिंग में नहीं हो, उस रिसेस को क्या बोला जाएगा कि मान लो लोकसभा तो सिटिंग में है, सेशन में है, बट राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो ये पीरियड रिसेस माना जाएगा। बेसिकली कोई भी टाइम पीरियड जिसमें दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है उसको रिसेस माना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि लोकसभा सेशन में है बट राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो क्या तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? यस, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो बेसिकली जब दोनों हाउसेस सेशन में होंगे तब तो प्रॉपर लेजिस्लेशन ही आ सकती है। अगर एक भी मिसिंग है तो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। बट इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज, जो हम आर्टिकल में देख लेते हैं कि वहां पे लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इमीडिएट एक्शन चाहिए तो ही ऑर्डिनेंस पास करे। ठीक है, ये तो लिखा है कि हाँ दोनों हाउसेस जब एक्सेप्ट व्हेन बोथ दी हाउसेस आर इन सेशन, एक भी हाउस अगर गायब है तो तब पास कर सकते हैं। विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर, मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, ही मे प्रोमलगेट सच ऑर्डिनेंस। ठीक है, एंड जो ऑर्डिनेंस है उसका सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और जो पावर रहेगी वो यही रहेगी। मतलब जिस लेवल तक पार्लियामेंट की यूनियन स्टेट लिस्ट जो है ना शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उनमें ही प्रेसिडेंट, ये नहीं कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट उठा के ऑर्डिनेंस पास कर दी। एंड एक्सपायरेशन वगैरह ये देखते हैं कि एक्सपायरेशन का क्या होगा। तो एंड इट इज ऑब्वियसली एक्सरसाइज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेम फोर्स बता दिया, कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी ऑब्वियसली, मतलब यार ऑर्डिनेंस से अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होने लग गया तो आप समझ ही सकते हो अथॉरिटी इतनी आ जाएगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी वो। अब सेफगार्ड क्या है, ये सेफगार्ड भी आर्टिकल इसी 1 to 3 में दिए गए हैं कि अगर ऑर्डिनेंस जो है जैसे ही दोनों हाउसेस, राज्यसभा हाउस 1 एंड हाउस 2, लोकसभा एंड राज्यसभा सेशन में आते हैं, तो उसके सेशन के दोनों हाउसेस के सेशन में आने के बाद 6 वीक के अंदर अंदर अगर जो है रीअसेंबली ऑफ द हाउसेस उन्होंने पास कर दिया तो वो लॉ ही बन जाएगा। बट अगर वो पास नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन पढ़ देते हैं।
the ordinance has to be approved within 6 weeks of the reassembly of both the houses of the parliament, otherwise the ordinance would lapse. And 6 week time कैसे count होगा? From the moment both the houses come into session. एंड पार्लियामेंट के पास पावर है कि 6 वीक से पहले ही डिसअप्रूव कर दे, सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करके दोनों हाउसेज में विद इन 6 टाइम्स। एंड तीसरा तरीका है कि प्रेसिडेंट खुद से कह के लेटर निकाल के रिवोक कर दे। ठीक है, तो 3 तरीके हैं इसको खत्म करने के। और जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। पार्लियामेंट्री एक कन्वेंशन है, ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है अप्रूवल के लिए 6 वीक से पहले पहले, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो अकम्पनी करेगा इट विद अ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर इट, कि क्या जरूरत पड़ी कि हमने ऑर्डिनेंस पास की। अब डीसी वधवा केस में ये बोला गया है कि बिहार गवर्नमेंट ने 256 ऑर्डिनेंसेस जो हैं बार बार 13 टाइम्स ऐसे करके लेजिस्लेशन को ओवरकम करने के लिए, मतलब उससे जंप करके किया था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रीप्रोमलगेटेड जो ऑर्डिनेंस है, इफ इट इज टू प्रिवेंट द स्क्रूटनी ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये एक फ्रॉड माना जाएगा। आप बार बार रीप्रोमलगेट नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू इसका पॉसिबल है। हाउ? द एक्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विद इन द सेम रिस्ट्रिक्शंस, ये पढ़ लिया। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू। तो आरसी कूपर केस है जो 1970 का, उसमें ये बोला गया है कि the ordinance can be challenged on the ground that the immediate, ये immediate action लिखा था ना आर्टिकल में 1, 2, 3 में, that the immediate action was not required and the ordinance was issued primarily to bypass the discussion and debate in legislature। तो इस बेसिस पे अगर लगता है कि immediate तो जरूरत थी नहीं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड सेम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर को दी गई है आर्टिकल 213 में। अब आता है क्लीमेंसी एंड मर्सी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जो दी गई है आर्टिकल 72 में, एंड गवर्नर को दी गई है आर्टिकल 161 में। तो ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशियल पावर है, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर है। तो इसके ऊपर मैंने 2-3 एमसीक्यूज करे, कहीं पे जुडिशियल वाला आंसर ठीक था, कहीं पे एग्जीक्यूटिव वाला था, तो इस पे मैं खुद आपको पक्का नहीं बता सकती। अगर कहीं ये एमसीक्यू में आता पीवाईक्यूज में तो पक्का हो सकता था, बट अभी तक ये प्रॉपर नहीं पूछा गया। तो बेसिकली अभी ज्यादातर जुडिशियल वाला ही ठीक करेंगे हम, कि ये जुडिशियल पावर ही एक्सरसाइज करते हैं। जो क्लीमेंसी वाली पावर्स है वो जुडिशियल पावर आती है। बट अगर हम इसको जुडिशियल पावर कहते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन पता क्या होती है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से भी फिर ऐसे कोई बड़ी चीज होगी, क्योंकि जो क्लीमेंसी वाली पावर्स है ना, ये अपील में नहीं मानी जाती, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अपील नहीं कर रहे हम। ये बस काइंड ऑफ तरस खाने वाली बात है कि मे बी कुछ कंसेशन या समथिंग ऐसे कुछ हो जाए। तो डिबेटेबल है, अगर पीवाईक्यू या कहीं पे भी ऐसा किसी और यूपीएससी के एग्जाम में आता है तो आई विल अपडेट अबाउट दिस। तो पार्डन वाले में क्या है कि पार्डन प्रेसिडेंट करता है, तो मतलब कि टाइम को पीछे ही कर दिया सारा, जो है एब्सॉल्विंग अ पर्सन कंप्लीटली ऑफ द क्राइम। मान लो उसने क्राइम किया ही नहीं, सब कुछ खत्म। ठीक है, तो इसकी जो कन्विक्शन एंड पनिशमेंट विल बी डन अवे विद, कोई हिस्ट्री भी नहीं रहेगी। एंड वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ये अपील नहीं है। जो कम्यूटेशन है इनके ना, बस एक वर्ड याद कराऊंगी, बाद में करना, पहले अभी ये समझा दूं। कम्यूटेशन का मतलब कि जो नेचर ऑफ द पनिशमेंट है हार्श से थोड़ा कम कर दिया, कि थोड़ा लाइट फॉर्म कर दिया, कि जैसे डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोल दिया, तो चेंजिंग रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि नेचर थोड़ा लाइट कर देंगे कॉम्यूटेशन में। रेमिशन में जो है टाइम पीरियड कम कर देंगे, कि मान लो किसी को 10 साल की मिली है तो उसका 7 साल कर दिया। सेंटेंस का नेचर सेम रहेगा, बट उसका जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है वो घटाएंगे। रिस्पाइट में क्या होता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अब रिस्पाइट का मतलब समझ लो कि जैसे कई सेंटेंसेस में कहते नहीं है कि उसको रिस्पाइट मिला,
ये देखकर। रिस्पाइट मतलब थोड़ा, मतलब एक्चुअल हिंदी वर्ड कैसे बताऊं मैं, गूगल पे सर्च करना इसका हिंदी में क्या कहते हैं। तो नेचर और क्वांटम जो है, नेचर या क्वांटम दोनों में से कोई भी चीज चेंज करी जा सकती है इन व्यू ऑफ सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक प्रेगनेंसी, मेंटल कंडीशन, ओल्ड एज। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस देखते हुए या तो नेचर भी चेंज किया जा सकता है, क्वांटम मतलब सेंटेंस पीरियड भी चेंज किया जा सकता है। रेप्राइव क्या होता है कि allowing a temporary delay in execution due to special circumstances, जनरली इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? डेथ सेंटेंस। तो प्रेसिडेंट के पास क्लीमेंसी पावर है फॉर कोर्ट मार्शल ऑल्सो। जहां पे कोर्ट मार्शल है वहां पे भी क्लीमेंसी पावर, जो ये सारी पांचों की पांच है, प्रेसिडेंट कर सकता है। बट गवर्नर से अगर हम कंपेयर करें अब इन्हीं सारी पावर्स को 161 में जो दी गई है, तो जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन लिस्ट की कर सकता है प्रैक्टिस, एंड जो गवर्नर है वो स्टेट लिस्ट के एक्सटेंशन तक कर सकता है। जो गवर्नर है पार्डन डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकता। बेसिकली जहां पे भी डेथ सेंटेंस की बात आती है वहां पे गवर्नर की कोई क्लेमेंसी पावर नहीं है। एमसीक्यू में पूछा हुआ है ये किसी ना किसी, मे बी आई डोंट नो पीवाईक्यूज या नॉर्मल ऑब्जेक्टिव वाले। एंड कांट पार्डन विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट मार्शल। तो बस ये दो डिफरेंसेस याद रखने हैं कि डेथ सेंटेंस में गवर्नर का कुछ काम नहीं है एंड कोर्ट मार्शल में कांट पार्डन। ठीक है, तो अब इसका एक बार थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पार्डन मतलब बिल्कुल खत्म कर देना सब कुछ, क्राइम वगैरह सब कुछ खत्म, क्लीन स्लेट। कॉम्यूटेशन मतलब नेचर को थोड़ा लाइट करना। रेमिशन मतलब पीरियड को थोड़ा घटाना। रिस्पाइट मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस देखते हुए नेचर या क्वांटम दोनों में से कुछ भी चेंज करना। रिप्राइव कैपिटल पनिशमेंट को थोड़ा टेम्परेरीली डिले करना। अब ये है मेंस का टॉपिक, सॉरी ये वाला नहीं, डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ये यही है कि कोर्ट मार्शल जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये फिलोसफिकल बेसिस कि क्या पार्डनिंग पावर ऑफ द डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, तो डिस्क्रिशन नहीं है। इट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ आर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड ये कहर सिंह वाले केस में ये बोला गया है कि क्लेमेंसी पावर इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, कि प्रेसिडेंट की ग्रेस है कि आपको ये चीज मिल रही है। कोई राइट नहीं है कि हमें क्लेमेंसी पावर चाहिए ही चाहिए। एंड देर इज नो ओरल हियरिंग फॉर दीज पेटिशंस। ये मेरे टेस्ट में पूछा गया था कि ओरल हियरिंग हो सकती है, ओरल हियरिंग नहीं हो सकती इसकी। द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ COM and no need for the court to lay down specific guidelines. अब इसमें ये जुडिशियल रिव्यू ऑफ क्लेमेंसी पावर हो सकता है कि नहीं, तो अलाउ है। कब अलाउ है? कि जब कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बिना किसी को क्लेमेंसी दे दी गई, विदाउट टेकिंग एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर किया गया, मैलाफाइड इन नेचर है, एंड पास्ड होली ऑन इररेलेवेंट कंसिडरेशंस इफ रेलेवेंट मटेरियल्स वर केप्ट आउट ऑफ कंसिडरेशंस। तो अगर ये चीजें हैं तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि क्यों किया गया। फिर कैन डिले बी अ पॉसिबल रीजन फॉर कम्यूटेशन। तो अब इसमें यह है कि कैपिटल पनिशमेंट को जो डिले कर देते हैं, तो अगर ज्यादा डिले कर दिया तो क्या उसका कम्यूटेशन हो सकता है कि कम कर, मतलब कम कर दे। कम्यूटेशन का मतलब क्या था कि नेचर लाइट फॉर्म कर दे, कि मतलब कैपिटल पनिशमेंट हट जाएगी, फिर कुछ और पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो ये है कि देवेंद्र सिंह बुल्लर में था कि पर्सन चार्ज्ड विद टेररिज्म excessive delay will not lead to commutation of death penalty to lower punishment। तो इसमें काइंड ऑफ नैरो इंटरप्रिटेशन दी थी। बट शत्रुघ्न चौहान केस में 2014 में ये ओवरटर्न कर दिया गया बुल्लर केस को। ये बोला गया कि जो एक्सेसिव डिले इन मर्सी पिटीशन कैन बी ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन। ठीक है, पेनल्टी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर आर्टिकल्स 32 एंड 21। की मतलब आप किसी चीज को बार बार डिले करके उसे होप दे रहे हो, बट लेकिन उसको फिर भी पता है कि मैं मरने वाला हूं, तो एक्सेसिव अगर इतना ज्यादा डिले होता है तो वो रीजन बन सकता है कम्यूटेशन का। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है शुड प्लेस अ पेटिशन विद इट्स रिकमेंडेशन एज सुन एज पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो कम्यूटेशन की पेटिशन कौन रखेगा, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 14 days बिटवीन एग्जीक्यूशन एंड रिजेक्शन ऑफ द मर्सी प्ली। मान लो किसी कैपिटल पनिशमेंट वाले बंदे ने मर्सी प्ली डाली हुई है प्रेसिडेंट को,
ठीक है। एंड प्रेसिडेंट ने वो रिजेक्ट कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ने जिस दिन रिजेक्ट करी, क्योंकि प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, तो क्या पता वो उनके टेबल पे 1 हफ्ते तक, 2 महीने तक, 1 साल तक रखी रहे, एंड 1 साल में डिसीजन आता है कि प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी, तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन बंदे को टांग देंगे। रिजेक्शन के और एग्जीक्यूशन के बीच में 14 दिन का टाइम होना चाहिए उस बंदे को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, भाई खत्म होने वाला सब कुछ। एंड नेचर ऑफ क्राइम रीजन नहीं है डिले इन एग्जीक्यूशन और डिस्पोजल ऑफ मर्सी प्ली, कि कैसा क्राइम है, मर्सी प्ली उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। सम कंसिडरेशंस टू बी वाइल एक्सरसाइजिंग, अब मतलब कि कुछ कंसिडरेशंस जो प्रेसिडेंट वगैरह देख सकते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग द पार्डनिंग पावर, की सीरियसनेस ऑफेंस क्या है, अगर डाउट है उसके गिल्ट पर जो कॉन्विक्ट है, एंड हेल्थ ऑफ द प्रिजनर, अगर वो पहले ही कोई टर्मिनल इलनेस से गुजर रहा है तो उसको पहले मारने की जरूरत है ही नहीं जब वो बंदा अल्टीमेटली मरने ही वाला है। पोस्ट कन्विक्शन डेट इफ द प्रिजनर, कि जो प्रिजनर को अगर हम कैपिटल पनिशमेंट जिसको दे रहे हैं तो उसके मरने के बाद सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या बीतेगी, तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन करके हम जो प्रेसिडेंट है वो सोच सकते हैं कि क्लीमेंसी पावर देनी है कि नहीं देनी। अब आती है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये पीवाईक्यूज में काफी बार पूछा गया है। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है कि 5 ईयर टर्म होगी लोकसभा की, उस 5 ईयर टर्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बोलेगा डिसोल्व कर दो लोकसभा को, क्योंकि फ्रेश इलेक्शंस करने हैं। इतना है, इसमें कुछ डिस्कशन का काम नहीं था, बस प्रोसेस समझा रही हूँ। अब सेकंड केस है कि रूलिंग पार्टी लूज दी लोकसभा कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस 5 ईयर की टर्म से पहले ही अगर लूज कर दिया तो अब क्या क्या ऑप्शंस हैं कि प्राइम मिनिस्टर या तो खुद ही बेइज्जती होने से पहले रिजाइन कर दे, एंड उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चला जाएगा, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करके दोबारा से अपनी मेजोरिटी या तो प्रूव कर दो, और अगर प्रूव नहीं हुई तो रिजाइन तो करना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो किसी दूसरी पार्टी में देखेगा कि क्या कोई दूसरी पार्टी कैपेबल है मेजोरिटी के लिए, है तो उसमें से किसी को पीएम बनाएगा। दूसरा ऑप्शन है फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अब जो लीडर्स, हाँ तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे, तो जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया एंड वहां पे कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो उधर उस वाले केस में जो है यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास कोई नहीं है, तो उसमें प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि अगर मान लो किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो वो उस वाले केसेस में प्रेसिडेंट देखना है कि कौन सी कोलिजन कंसीडर करेंगे, कि या तो पोस्ट पोल अलायंस देखेंगे या फिर कोई प्री पोल कोलिशन बनी हुई है उनसे पूछेंगे कि भाई तुम अपनी कोलिशन बना के पार्टी बनाना चाहते हो कि नहीं, गवर्नमेंट बनाना चाहते हो कि नहीं। तो ये सारे उन कोलिशन में से किसको पीएम बनाना है उनकी डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट की। एंड दूसरा, अगर सिंपल इलेक्शन होते हैं एंड एक पार्टी के पास सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी आ जाती है, तो उस वाले में से किसको पीएम बनाना है वो भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन होती है। दो कन्वेंशन होती है कि उस पार्टी के हेड को ही बनाया जाता है, ठीक है। अब ये रिकंसिडरेशन वाली एडवाइस कौन से में थी, ये सॉरी 44th है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थी रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस एंड बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कौन से में थी, 42nd CAA 1976 में ऐड करी गई थी वो, ठीक है। एंड सेंडिंग बैक हो गया, अगर हंग पार्लियामेंट है वही कि कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो पीएम किसको बनाना है, अगर डेथ हो जाती है सिटिंग पीएम की वहां पे डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट की होगी, मेजोरिटी लूज कर दे, बता दिया मैंने, पीएम मेजोरिटी लूज कर दे। एंड जो आर्टिकल 78 है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है पार्लियामेंट से। तो आर्टिकल 78 ये शायद किसी न किसी एमसीक्यू में पूछा हुआ है, और ये मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ COM 42nd वाले में है, एंड 44th वाले में है कि रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस के लिए रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं कि अपना बिल वापस लेके जाओ, रिकंसिडर करके देखो कि मुझे तो बिल सही नहीं लग रहा, फिर दोबारा आएगा तो असेंट देना ही देना पड़ेगा। तो ये हो गया है प्रेसिडेंट वाला टॉपिक खत्म। अब इसके एक बार MCQs देख लेते हैं।
जो PYQs आए थे। वैसे तो मैंने सारे बता ही दिए बीच में, जस्ट एक बार रिवीजन टाइप हो जाएगी कि ऐसे कैसे MCQs आते हैं। तो ये लाइन वाइज ऐसे रफ एंड टफ लिखे हैं, इसका कोई मतलब समझ में आए ना आए। तो एक MCQ में पूछा था कि पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो कौन से ऐसे लोग मतलब हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के तो पार्ट होते हैं बट इम्पीचमेंट के नहीं होते। बताया था कि लेजिस्लेटिव MLAs जो हैं वो इलेक्शन में तो इंक्लूडेड होते हैं बट इम्पीचमेंट में नहीं होते। एंड इससे ये भी रिवाइज कर सकते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में नहीं होते परंतु इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। फिर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन MLA वोट के फॉर्मूला में मैंने बताया था कि पॉपुलेशन कब की ली जाती है, 1971 सेंसस की ली जाती है एंड दिस विल बी वैलिड अप टू 2026। इसके बाद में भी सेंसस वगैरह चेंज करेंगे, तो देखते हैं अगले साल क्या होगा। ओथ जो दी हुई है आर्टिकल 60 में, वो मैच द फॉलोइंग में था, बताया था मैंने, फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड MLA MP की वोट की वैल्यू क्या होती है, मतलब फॉर्मूला कैसे होता है, क्या ये वेरी करती है? तो देखो एक स्टेट में सारे MLAs की तो सेम रहेगी एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के MLAs की वेरी कर सकती है, परंतु MP की सारों की, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सारे स्टेट्स की सबकी सेम होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि एक स्टेट के MLAs की सेम होगी, अलग अलग स्टेट की MLAs की थोड़ी थोड़ी वेरी कर सकती है, MP की सबकी सेम होती है वोट की वैल्यू। एंड रूल फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। ये आर्टिकल कौन से में दिया हुआ था, शायद 77, पक्का नहीं है, चेक कर लेना। एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ किसके में लेते हैं? प्रेसिडेंट भाई। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये दिया गया हुआ है कि आर्टिकल 59 में बोला है कि किसी भी आइदर हाउस में प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होना चाहिए एंड इवन लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड इन केस कोई ऐसा बंदा MP या MLA इलेक्ट होता है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसकी वो लेजिस्लेचर की या फिर पार्लियामेंट की सीट वैकेट मानी जाएगी। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 79 में दिया गया। इलेक्शन आर्टिकल मैच द फॉलोइंग में 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है एंड जो रिकंसिडरेशन वाला है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में है। प्रेसिडेंट कैन मेक रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 143। ये हम पढ़ेंगे आगे कुछ टॉपिक्स में, मे बी सुप्रीम कोर्ट वाले में आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। कौन कौन से रिपोर्ट्स मतलब ऑप्शंस दिए हुए थे, तो रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, कैग की, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। एंड अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आर्टिकल नहीं सॉरी 2023 में जो आया था कि इलेक्शन अगर मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है वो वॉइड हेल्ड कर दिए जाए कि वॉइड है इलेक्शंस, तो क्या जिस टाइम के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में था उसके सारे एक्शंस इनवैलिड माने जाएंगे? तो ये है नहीं, इनवैलिड नहीं माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, बेशक इलेक्शंस बाद में वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं अगर कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्व हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है वो इस चीज में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कुछ मेंबर्स की सीट वैकेंट थी या फिर कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्व है, तो तुमने डिसोल्यूशन के टाइम क्यों ये वाली स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली तो पार्ट ही नहीं ले पाई? तो ऐसा नहीं है, कोई भी असेंबली एक आधी डिसोल्व हो तो फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे उस चक्कर में, टाइम से होगा। एंड टाइम लिमिट फॉर असेंट कोई मेंशन नहीं करी गई है, अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास कोई असेंट देना है ना दे, अपनी मर्जी है। एंड इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी की इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है 2023 का कि प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड कि members of the members nominated to either house of the parliament or the legislative assembly of the state are also eligible to be included in the electoral college। तो देखो सबसे बड़ी गलती कि nominated members electoral college में नहीं थे,
ओनली इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर आता है हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। अब ये गलत क्यों है? एमएलए के वोट की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ एमएलए उस स्टेट के इंटू 1/1000। तो इन्होंने ये बोला है कि जितने ज्यादा इलेक्टिव सीट्स बोले तो एमएलए ही होगा, ये एमएलए ही, क्योंकि जितनी सीट्स होंगी उतने ही एमएलए होंगे। हायर इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए। तो भाई देखो, ये फॉर्मूले में क्या आपको कहीं पे लग रहा है कि जितने ज्यादा एमएलए होंगे उतनी ज्यादा वोट की वैल्यू होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा सीट्स होंगी उतनी ज्यादा वैल्यू कम जानी चाहिए। प्लस दूसरा रीजन ये होता है इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से कि इसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही एमएलए की वोट की वैल्यू, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे भी डिपेंड कर रही है। तो बेसिकली पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। फिर है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो अब इसमें मध्य प्रदेश का सबको पता है कि ऑब्वियसली केरला से ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, पर सीट्स वगैरह बेसिकली ये वाली जो टर्म है थर्ड वाली स्टेटमेंट है, वो इसका एग्जांपल देने की कोशिश कर रही है कि इसकी मध्य प्रदेश की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, सीट्स वगैरह। अब हमें एक्चुअल डाटा तो पता ही नहीं और गेस कैसे कर सकते हैं? मे बी केरला में सीट्स ज्यादा हो एंड क्या कहते हैं पॉपुलेशन कम हो, जो कि है ही है ऑलरेडी, तो ये हम पता नहीं कर सकते, तो ये गलत। अब ये वाला थोड़ा देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा के देखा कि ये पुडुचेरी का है पॉपुलेशन बाय सीट्स एंड ये अरुणाचल प्रदेश का है पॉपुलेशन बाय सीट्स। तो इसमें पुडुचेरी का ही क्यों ज्यादा आएगा? कि देखो पुडुचेरी इतना छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, तो उसकी सीट्स तो डेफिनेटली बहुत कम होगी, ठीक है, पर पॉपुलेशन सीट्स के मुकाबले प्रोपोर्शन में देखा जाए तो थोड़ी ज्यादा होगी। अरुणाचल प्रदेश क्योंकि हिली एरिया में आता है तो स्कार्सली पॉपुलेटेड होगा, तो इसकी पॉपुलेशन तो कम होगी पुडुचेरी की तरह कुछ हिसाब से, जबकि एरिया इतना बड़ा है और सीट्स ज्यादा होंगी। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा एंड न्यूमरेटर छोटा होगा तो डेफिनेटली ये वाला रेशियो ये छोटा आएगा एंड ये बड़ा आएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन में सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट सही है। अगर ये वाला फोर्थ स्टेटमेंट का लॉजिक समझ ना भी आया हो ना, तो एक लॉजिक लगाओ, हमने ये स्टेटमेंट गलत प्रूव कर दी, ये स्टेटमेंट गलत प्रूव कर दी, ये प्रूव कर दी, तो अगर ये भी गलत होती तो या तो यहाँ पे ऑप्शंस में होना चाहिए नन ऑफ दी अबव की कोई भी सही नहीं है, बट नन ऑफ दी का ऑप्शन है नहीं, तो दैट मीन्स कोई एक तो सही होगी ही होगी। सो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक डन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक एंड इसके बाद एक गवर्नर का टॉपिक करके ये वीडियो ख़त्म करेंगे, क्योंकि वरना फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल फर्स्ट है 63, जिसमें कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में कहा है कि ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे। एंड जब क्या कहते हैं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है एंड ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65, he shall not perform the duties of office of chairman of council of states and shall not be entitled to any salary allowance payable to the chairman of council of state। इन शॉर्ट इतनी मुश्किल भाषा में सारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा हुआ है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का रोल निभा रहा होगा तो उस टाइम पे वो काउंसिल ऑफ स्टेट का कोई रोल नहीं निभाएगा और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट वाली सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि जो भी प्रेसिडेंट के इम्यूनिटी अलाउंसेस वगैरह है वो सारी चीजें मिलेंगी। तो आर्टिकल 65 में है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल बोले तो कि डेथ होगी, रेजिग्नेशन हो गया,
एब्सेंस होगी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और थोड़े से और भी इसमें वेज दिए गए हैं कि क्या आर्टिकल 65 में, कि एक तो डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल हो गया, अनएबल जब प्रेसिडेंट इज अनएबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ओइंग टू एब्सेंस और इलनेस, एंड जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे होंगे, एज आई टोल्ड यू कि पावर्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ प्रेसिडेंट मिलेंगी एंड सैलरी वगैरह भी उस टाइम के लिए प्रेसिडेंट वाली हो जाएगी, जो कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन करता है। एंड फिर आता है अपना इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो दिया गया है आर्टिकल 66 में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन दिए गए थे आर्टिकल 54 एंड 55 में, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज एंड इसमें प्रोसेस। तो आर्टिकल 66 में क्या है कि लाइक प्रेसिडेंट ही इज ऑल्सो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड है। तो मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज क्या लिखा गया है कि मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इससे हमने क्या डिड्यूस किया है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड है एंड एमएलएज इसमें एक्सक्लूडेड हैं। तो अब देखिए कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या हुआ। Who are the person that are absent in vice president election but present in the president election, वो है एमएलए। एमएलए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थे बट वाइस प्रेसिडेंट के में नहीं है। एंड हु आर दोज पीपल विच आर प्रेजेंट इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बट आर एब्सेंट इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए एंड क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर आती है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द टर्म फॉर 5 years from date to on which he enters his office. However, he can resign to president. Resignation president को देंगे and can be removed before the completion of the term. तो जो रिमूवल का प्रोसेस है ये हम आगे अभी इसमें देखेंगे, इसी आर्टिकल का एक्सटेंशन है। तो फॉर्मल इम्पीचमेंट कोई प्रोसेस नहीं दे रखा है कि जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीच होता है वैसे नहीं, इम्पीच कोई ऐसे फॉर्मल नहीं दिया गया। कैसे रिमूव होगा, राज्यसभा में इनिशिएशन होगी, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा में इनिशिएशन होगी। एंड प्रेसिडेंट का याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट की इनिशिएशन सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है बट प्रेसिडेंट की इनिशिएशन आइदर हाउस में बोला गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्यसभा में इनिशिएशन होगी जिसमें हमें 14 डेज का एडवांस नोटिस तो देना ही देना है। एंड दूसरा, वो जो रेजोल्यूशन होगी चालू, वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। टोटल एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग में क्या फर्क है, टोटल मतलब अगर 273 मेंबर्स है मान लो, 273 नहीं बट चलो हाँ 273, या फिर मान लो कि राज्यसभा में 200 सीटें भरी हुई है, बाकी वैकेंट है या जो भी है, बट ऑफिशियली 200 भरी हुई है। तो टोटल मेंबरशिप ये होगी कि इसकी मेजोरिटी की 100+1 होनी चाहिए, ये इफेक्टिव मेजोरिटी होगी। एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली क्या होती है कि मान लो 200 उस दिन वोटिंग वाले दिन 150 लोग आए या फिर 160 लोग आए, ठीक है, 40 एब्सेंट थे बट लेकिन वो सीट पे मतलब सीटें भरी हुई है पर लेकिन बस 40 उस दिन नहीं आए, प्रेजेंट एंड वोटिंग सिर्फ 160 है। तो ये प्रेजेंट सिंपल मेजोरिटी ये होगी कि 160 का हाफ क्या हुआ, 80+1, ये होगी सिंपल मेजोरिटी। तो टोटल मेंबरशिप वाली जो है मेजोरिटी, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी से करना है, अग्रीड टू बाय लोकसभा, मतलब कि लोकसभा में फिर सिंपल मेजोरिटी की ही जरूरत है। And he can hold the office beyond 5 years until successor assumes the charge, and re-election के लिए eligible है any number of times। फिर रिमूवल मैंने बता दिया, ये देखो कि रिमूवल के लिए 14 डेज का नोटिस। रेजोल्यूशन कैन स्टार्ट ओनली इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा दैट इज। मेजोरिटी ऑफ देन मेंबरशिप, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। यहाँ पे बताया भी होगा कि टोटल मेंबरशिप माइनस कैजुअल वैकेंसीज की जो भरी नहीं हुई है, ठीक है, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। एंड लोकसभा में हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस
पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, मतलब कि ये है कि अगर वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कब इलेक्शन होंगे, एंड अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उस केस में जो नया मेंबर इलेक्ट होकर आएगा उसकी टर्म क्या रहेगी। वही है प्रेसिडेंट वाला केस कि नया मेंबर अगर आएगा मे बी 3 साल पिछले वाले के बाद भी, तो ऐसा नहीं कि वो 2 साल ही रहेगा, वो पूरी अपनी 5 ईयर की टर्म पूरी करके जाएगा। एंड टाइम पीरियड इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। प्रेसिडेंट का तो आर्टिकल 62 में ये मेंशन था कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए अगर कोई वो वाली क्या कहते हैं कैजुअल वैकेंसी है, डेथ है, रेजिग्नेशन है। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि एज सून एज पॉसिबल। मैं दिखा देती हूँ, ये देखो कि अगर an election to fill a vacancy caused by expiration of term of vice president shall be completed before expiration, ये तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है। जैसे मतलब अगर पता ही है कि 5 साल टर्म होने वाली है तो पहले ही करेंगे। बट इन केस ऑफ अदर वैकेंसीज कि जो कैजुअल वैकेंसी होगी डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल से, उसमें है कि हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट है प्रेसिडेंट वाले से। फिर आता है मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, देखते हैं कि ओल्ड जो भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होंगे अराइजिंग आउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, वो किसी भी अदर कोर्ट में इंक्वायर नहीं हो सकते एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। जो कोई भी डाउट है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, दे विल बी इंक्वायर्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड जिसका डिसीजन फाइनल हो गया। एंड अगर क्या कहते हैं कि मान लो कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, उसके बाद मान लो कि 1 साल तक वो प्रेसिडेंट रहा, फिर 1 साल के बाद कुछ ऐसा होगा कि उनके इलेक्शन को वॉइड बोल दिया गया कि इलेक्शन ही खराब हुआ था, कुछ गलत तरीके से इलेक्शन किया गया, प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किया गया था। तो अगर उनका इलेक्शन वॉइड कर देते हैं तो क्या जो 1 साल तक वो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे रहे थे, उनके सारे एक्शंस इनवैलिड कर दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 साल तक जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बैठे थे, बेशक उनका इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया हो वॉइड, उनके जो एक्ट्स डन बाय हिम इन एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर्स एंड ड्यूटीज shall not be invalidated by the reason of that declaration। ठीक है, and parliament may by law regulate any matters related to or connected with the election of the president and vice president। फिर आता है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, दे शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी फॉर वट एवर रीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी बताया था कि इलेक्टोरल कॉलेज का अगर मान लो कुछ बंदे एब्सेंट हैं, और वो भी बताया था कि अगर कुछ स्टेट असेंबलीज डिसोल्ड हैं तो उन बेसिस पे इनका ना तो पोस्टपोन किया जाता है और ना ही उनका कोई क्वेश्चन में आएगा कि जब इनका इलेक्शन किया गया था तो ये लोग एब्सेंट थे, तो पूरे तो प्रेजेंट थे ही नहीं, तो कैसे करोगे। तो ये चीजें क्वेश्चन में नहीं लाई जा सकती हैं इन रीजन की वजह से। ठीक है, एंड ये ऑलमोस्ट आई थिंक प्रेसिडेंट का टॉपिक हो गया, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का। इसमें एक और चीज जो मैंने एमसीक्यूज में पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमोल्यूमेंट्स फॉर दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, तो राज्यसभा के चेयरमैन की एमोल्यूमेंट्स होंगी, वाइस प्रेसिडेंट की कोई है नहीं। गोट इट। फिर हम चलते हैं गवर्नर के टॉपिक पे। अब गवर्नर है आर्टिकल 153 से स्टार्ट, दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड सेम पर्सन 2 और मोर स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये, एंड टेस्ट सीरीज में तो बहुत कॉमन है ये। एंड गवर्नर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, जैसे कि हरियाणा एंड पंजाब एंड चंडीगढ़, इनका गवर्नर एक ही होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अब आर्टिकल 155 में दिया गया है कि द अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है,
अब हमने क्या देखना है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चलो ये बाद में बताऊंगी, पहले अभी पढ़ते हैं, फिर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आर्टिकल 155 में है कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड ऑब्वियसली बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एड एंड एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बट अंडरस्टूड है, यहां तक है वो चीज जो लिखी है। रीजन फॉर गोइंग फॉर एन अपॉइंटेड रादर देन इलेक्टेड गवर्नर, सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट किया होता तो स्टेट गवर्नमेंट एंड जो गवर्नर में है उसमें डेडलॉक होता, जो अभी भी होता है इतना ज्यादा। प्लस गवर्नर को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो मतलब काइंड ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का थोड़ा सा यूनिटरी की साइड इंक्लिनेशन देखा जाता है इनसे। ये मेंस के हैं कि नॉमिनल हेड है तो इलेक्टेड अगर करते तो वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड पब्लिक रिसोर्सेज होता, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस खराब हो जाती, क्योंकि गवर्नर अगर पॉलिटिकल हो गया तो मतलब मान लो गवर्नर किसी और पार्टी का, स्टेट में इलेक्ट हुई हो कोई और पार्टी, तो मतलब क्लैश कितना होता। ठीक है, रूलिंग पार्टी जो है वो उन्हें अपना पपट बना के रखती, ईगो क्लैश होता वगैरह वगैरह। एंड टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस है होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सबकी टर्म 5-5 दे रखी है दोनों की, बट गवर्नर की कोई टर्म नहीं दे रखी। ये लिखा है कि ही होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट के हिसाब से कभी भी उसे हटाया जा सकता है। एंड रिजाइन करना हो तो कहाँ करेंगे, प्रेसिडेंट को करेंगे। नॉर्मल टर्म दे रखी है 5 साल, बट कैन बी रिमूव्ड प्रीमेच्योरली बाय प्रेसिडेंट। एंड रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही होगा डेफिनेटली। कोई काम अकेले बहुत रेयर ही कर पाते हैं लोग। क्वालिफिकेशन क्या है, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, नेचुरलाइज अपने इंडिया में। जब प्रेसिडेंट हो सकता है तो ऑब्वियसली गवर्नर भी हो ही सकता है। फिर कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस क्या है, shall not be a part of parliament or any state legislature, not hold any other office of profit। जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं दे विल बी डिसाइडेड बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसे हम पैरेलली मान सकते हैं कि प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट बता रहा है, वाइस प्रेसिडेंट की तो कहीं डायरेक्ट ऐसे लिखी ही नहीं है, और आरएस का मेंबर है तो वो पार्लियामेंट ही बताता होगा। तो गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट का काइंड ऑफ स्टेट फिगर है, उसकी स्टेट बताता होगा। ये हमने मतलब लॉजिक से लगाया, बट एक्चुअल में क्या है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है अपने लॉ से। एंड जब सेम पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का हो तो उसमें जो सैलरी होगी ऑब्वियसली एक स्टेट नहीं देगा ना, वो 2 स्टेट्स में डिवाइड होगी। एंड किस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी, मतलब जरूरी नहीं है 50-50 ही होगी, तो किस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी वो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर डिफाइन करेगा। एंड सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस टर्म। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस दे रखी है इस वजह से। 159 में ओथ है। अब ओथ जो है गवर्नर की भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट की भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, प्रेसिडेंट की भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, एंड गवर्नर की भी, बट पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 3rd शेड्यूल्ड में है। तो ये याद रखना है कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स वाली फिगर होगी, इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट बेशक ना हो बट कभी कभी तो बन ही जाते होंगे, तो उनकी इंपॉर्टेंट लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, एंड पीएम वगैरह की 3rd शेड्यूल में। तो ओथ एडमिनिस्टर कौन करेगा, ये फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर करते हैं सीजीआई, वाइस प्रेसिडेंट की कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे गवर्नर की आपने सोचा होगा कि कौन करेंगे, तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड नॉट प्रेसिडेंट, कंफ्यूज मत होना। एंड अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कौन से वाली, जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी उस स्टेट पे ऑब्वियसली। ठीक है, इश्यूज वगैरह ये सारा मेंस का है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इसका प्रीलिम्स के लिए करने का कोई फायदा नहीं है। बस ये है कि बीपी सिंगल वाले केस में रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, अब कुछ गवर्नर से रिलेटेड ये थी चीजें कि गवर्नर ऑफ स्टेट हैज नो इमरजेंसी पावर्स टू मीट द सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल प्लान क्या था, गवर्नर
को लेके कि हम इलेक्टेड गवर्नर रखेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई एंड उन्होंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया बाय मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And state governor can reserve a bill for the consideration of the president under which article, that is article 200. अब हम देखते हैं कुछ क्या बचा है. MCQs देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद ये टॉपिक टोटली खत्म हो जाएगा. हाँ, तो जो वाइस प्रेसिडेंट का है वो इतना कोई PYQs में है ही नहीं इतने सालों का. बेसिकली आई थिंक 2013 से 24 तक तो कोई नहीं है, आई एम श्योर. एंड जो गवर्नर के हैं वो सिर्फ 3 MCQs है. देख लेते हैं एक बार आंसर. चलो अब दिख ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, बट क्वेश्चन पे फोकस करना सिर्फ. हाँ, तो ये आया था 13 में. इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. गलत है. सबसे पहली मतलब 153 में ही ये लिखा हुआ है कि कर सकते हैं. 153 या 154 में, लेट मी चेक. हाँ, 153 में लिखा है. तो the judges of the High Court of the states in India are appointed by the governor of the state just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. तो ये गलत है क्योंकि judges of the High Court are appointed by president and not the governor. तो no procedure has been laid down in the constitution for the removal of the governor. ये सही है क्योंकि pleasure of president लिखा है तो president इनको निकाल सकते हैं. And in case of UT having a legislative setup, chief minister is appointed by lieutenant governor. गलत नहीं, on the basis of the majority support. President उनको अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, वो भी इलेक्शन के मेजोरिटी सपोर्ट के बाद. Which of the following are the discretionary powers given to the governor of the state? Sending a report to the president of India for imposing president rule. Yes, ये discretionary power है. Appointment of ministers नहीं, ये council of ministers की aid and advice से होता है. Resolving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president of India. हाँ जी, ये discretion होता है. And making the rules, ये कौन सा था आर्टिकल 200 अभी कराया मैंने. मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्कशन नहीं है, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो 1 and 3 इज करेक्ट. एंड इसमें ये देख लेते हैं, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स है. मेकिंग रूल्स एग्जीक्यूटिव पावर है तो इस करके ये डिस्क्रिप्शन नहीं है. एंड इसके डिस्क्रिप्शनरी पावर्स और देख लेते हैं. रिजर्वेशन तो देख लिया, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन हो गया. एंड जब मान लो किसी स्टेट के साथ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का वो भी लगा रखा है एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी के होते हुए जो भी डिसीजंस या काम होंगे वो ऑब्वियसली यार यूनियन टेरिटरी में किसी दूसरे स्टेट की थोड़ी ना मर्जी चलेगी, वो उधर जो है गवर्नर अपनी मर्जी डिस्क्रिप्शन से काम करेगा. एंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है. डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल as royalty accruing from licenses for mineral exploration. And फिर है seeking information from the chief minister with regard to the administrative and legislative matters of the state. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में, मतलब वैसे तो अगर सर्च करने पे आए तो काफी सारी अलग अलग चीजें हैं जो सिमिलर होनी चाहिए थी बट अलग हैं. बट सबसे पहले कि प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये दोनों तो इलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय हैंड एंड सील, जो भी लिखा था वो. एंड ओथ किसको कौन देगा? प्रेसिडेंट ओथ अपनी देगा CGI के सामने, वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट के सामने या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम. ठीक है, गवर्नर देगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने. एंड रिमूवल किसका कैसे होता है? प्रेसिडेंट में तो बहुत अच्छे वाली मेजोरिटी है, 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउस चाहिएगी. मतलब ऑब्वियसली लॉन्ग प्रोसीजर अलग है बट मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ. वाइस प्रेसिडेंट में
इफेक्टिव मेजोरिटी एंड RS में ही इनिशिएट हो सकता है, एंड लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी, एंड गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, कभी भी इसको उड़ाया जा सकता है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का टॉपिक हो गया।